Good morning everyone. Welcome to online class of social science. As you all know that we have started geography chapter 4 agriculture already, and today we will continue the same chapter with new topic. And in this chapter we have already studied about the different types of farming methods, about crops and conditions, and today we are going to study about एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. तो आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में. ओके, सो व्हाट does agricultural development means? Agricultural development refers to efforts made to increase farm production. फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो एफर्ट्स यूज़ किए जाते हैं उसी को बोलते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मतलब होता है फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, मतलब उस लैंड या फार्म से जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है, उसके प्रोडक्शन को और बढ़ाना ताकि हमें और ज़्यादा प्रोडक्ट मिले वहाँ से, उसके फार्म के प्रोडक्शन को और बढ़ाना. तो वो सारे एफर्ट किए जाते हैं, वो जो कुछ भी सारे एफर्ट किए जाते हैं उस फार्म पर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, उन सबको कहते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. तो इसमें सारे एफर्ट्स आते हैं जिन एफर्ट्स को यूज करने से फार्म का प्रोडक्शन बढ़ता है. अब प्रोडक्शन इंक्रीज करने की जरूरत क्यों है? इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि वर्ल्ड में पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है. तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जो डिमांड बढ़ रही है ना, ग्रोइंग डिमांड, इनको पूरा करने के लिए ज़रूरत है कि हम जितना पहले प्रोड्यूस करते थे उसके और ज़्यादा प्रोड्यूस करें, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा. तो हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा. तो उसके लिए जो भी इफेक्ट किए जाते हैं, एफर्ट्स किए जाते हैं, उसे बोलते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. दिस कैन बी अचीव. अब ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हम कैसे अचीव कर सकते हैं? मैनी वेज, बहुत तरीके हैं. कैसे? सच एज, अब एग्जाम्पल देखो, इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया. जिस लैंड पर या जिस एरिया पे क्रॉप हो रहा है हम उस लैंड का साइज बढ़ा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड और एरिया पे हम क्रॉपिंग करें, ग्रो करें, क्रॉप ग्रो करें. नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, जितने नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं हम और वैरायटी ग्रो करना शुरू कर दें, हम क्रॉप्स की और वैरायटी, नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो करें ज़्यादा नंबर में, लैंड एरिया भी बढ़ा दें. इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, जो वाटर सप्लाई की फैसिलिटी है फार्म पर उसको हम और इम्प्रूव कर दें, बेटर कर दें. यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, हम फर्टिलाइजर का यूज़ और बढ़ा दें. हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करें. हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, HYV सीड यूज़ करना. HYV सीड कौन से होते हैं? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, मतलब जिन सीड्स की ग्रो होने की चांसेस सबसे ज़्यादा होती हैं. क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है ना, लोकल फार्मर क्या करते हैं, लोकल सीड वगैरह यूज़ करते हैं. सपोज उन्होंने 100 सीड सो किए, 100 बीज बोए, उसमें से क्या होता है ना, 50 to 60% हुए, 30 से 40% बेकार चले गए, हुए नहीं, उनमें कीड़े लगे थे. तो उससे उसकी जगह अगर हम हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड यूज़ करेंगे, मतलब अगर हमने 100 सीड जो है सो किए और 100 के 100 ग्रो कर गए, या सपोज 95 तक ग्रो कर गए, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड का यूटिलाइज होगा. तो अच्छी वैरायटी वाले ज़्यादा प्रोडक्टिव सीड यूज़ करना, उन सीड्स को बोलते हैं, ये स्पेशल टाइप के सीड्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी के, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. तो ये ना गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है फार्मर्स को. तो ये सीड्स अगर यूज़ किए जाएँ तो ऑब्वियसली फार्म प्रोडक्शन बढ़ता है. मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. अब हम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करने के लिए किस टाइप के मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड, वो भी मैटर करता है. वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेवलपमेंट को बढ़ाने का. द अल्टीमेट एम, तो फाइनली हमारा एम है क्या? अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का अल्टीमेट फाइनल एम क्या है? इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, कि कैसे भी करके फूड सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए. तो स्टूडेंट लेट्स सी कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है. ये इकोनॉमिक्स का टर्म है फूड सिक्योरिटी. आप आगे की क्लासेस में 9th 10th में इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे. फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट. फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स, जब कंट्री के सभी लोग सभी समय हैव एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रियस फूड. अगर मतलब कंट्री में रहने वाले लोगों को जब भी अगर भूख लगे तो उन्हें एनी टाइम, हर समय अवेलेबल हो सफिशिएंट और न्यूट्रिशियस फूड. पर
मीन्स सफिशिएंट क्वांटिटी में और न्यूट्रिशियस मतलब जो बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होता है वैसा फूड उनको अवेलेबल हो। ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे लोग कंट्री में भूखे सो रहे हों, उनको फूड अवेलेबल ना हो। लग्ज़री की बात नहीं हो रही है, एसेंशियल आइटम फूड की बात हो रही है कि उनको फूड अवेलेबल होना, वो भी न्यूट्रिशियस फूड जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। इतना फूड हमेशा होना चाहिए लोगों के पास टू मीट देयर डाइटरी नीड, मतलब एक ह्यूमन बीइंग को जो उसकी डाइट में नीड होता है ना, जिस भी न्यूट्रिशन का, वो उसको उसके फूड से मिलना चाहिए। ऐसा फूड हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। एंड फूड प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ, मतलब एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ जीने के लिए इंसान को जैसा अच्छी डाइट का फूड चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड, वो हमेशा कंट्री में सब लोगों को जब उनको नीड हो अवेलेबल होना चाहिए। उतना स्टॉक हमेशा कंट्री के पास होना चाहिए, उसी को बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। तो स्टूडेंट, गवर्नमेंट हमेशा ये बात को इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट की ग्रेनरी में हमेशा फूड उतना क्वांटिटी में हमेशा उसके पास में स्टॉक में रहे, उतने फूड का स्टॉक रहे कि कब कुछ भी कभी भी अगर सपोज कुछ नेचुरल क्लैमिटीज़ हो जाती है, डिज़ास्टर हो जाता है, तो हम देखते हैं ना गवर्नमेंट तुरंत फूड सप्लाई स्टार्ट कर देती है, फूड के पैकेज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाती है। तो वो कहाँ से आता है? वो इसी फूड सिक्योरिटी के थ्रू जो स्टॉक रखा गया है ना, वहीं से आता है। तो हमेशा गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करती है कि उसकी जितनी पॉपुलेशन है उसके कंट्री की, मतलब सरकार ये हमेशा चेक करती है, देखती है, इंश्योर करती है कि उसकी कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए उतने परसेंट में फूड भी अवेलेबल होना चाहिए, फूड भी उतना ग्रो होना चाहिए, तो स्टॉक में भी होना चाहिए। इसी को बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। लेटर ऑन यू विल सी इन डिटेल मैनर इन फर्दर क्लास। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है उतना सफिशिएंट फूड का स्टॉक होना चाहिए कंट्री में और लोगों के पास कि उनको सफिशिएंट फूड मिल सके, तभी हम कहते हैं उसे फूड सिक्योरिटी की कंट्री में फूड सिक्योरिटी है। नाउ सी द नेक्स्ट, एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एग्रीकल्चर डेवलप हुई है बहुत सारे प्लेसेस में वर्ल्ड के। डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग नेशंस हैं वर्ल्ड के, विद लार्ज पॉपुलेशन, जो डेवलपिंग नेशंस हैं मतलब जो अभी पूरी तरीके से डेवलप हुए नहीं है, हो रहे हैं डेवलप, और उनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो ये लोग इस कंट्री के लोग जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वो लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, वो लोग इंटेंसिव मेथड यूज़ करते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर मेथड यूज़ करते हैं, जहाँ पे क्या होता है इस मेथड में, वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सब्सिटेंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल होल्डिंग मतलब स्मॉल लैंड पे छोटे छोटे प्लॉट साइज पे क्रॉप ग्रो करी जाती है फॉर सब्सिटेंस, मतलब हमने पढ़ा था ना स्टूडेंट, जब फार्मर अपनी और अपनी फैमिली की नीड के लिए ही क्रॉप ग्रो कर पाता है या ग्रो करता है तो उसे कहते हैं सब्सिटेंस फार्मिंग। तो मोस्टली नेशंस में ना सब्सिटेंस फार्मिंग होती है, जो डेवलपिंग नेशन है या जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो बस सब्सिटेंस फार्मिंग कर पाते हैं। लार्जर होल्डिंग, जो बड़े लैंड साइज पर, जो बड़े प्लॉट पर क्रॉप्स होते हैं, आर मोर सूटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो वो मोस्टली कमर्शियल पर्पज से ही हो पाते हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर ही हो पाता है। और इसमें जो लीडिंग नेशन है ना वो है यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ना प्लॉट साइज काफ़ी बड़े होते हैं और इसमें ज़्यादातर ये लोग ना कमर्शियल एग्रीकल्चर के पर्पज से क्रॉप्स ग्रो करते हैं काफ़ी। और हमें पता भी ये डेवलप्ड नेशन है, ये सारे डेवलप्ड नेशन है, और हमारा इंडिया और ऐसे कुछ और नेशंस हैं जहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, वो भी डेवलप्ड पूरे नहीं हुए हैं, डेवलपिंग है वो। विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज ऑफ फार्म, अब हम ना फार्म की 2 केस स्टडी पढ़ेंगे फर्दर। वन फ्रॉम इंडिया, एक इंडिया का एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, दूसरा एक यूएसए का एग्जाम्पल स्टडी करेंगे कि इंडिया में कैसे प्लॉट पे क्रॉप्स ग्रो होती हैं और यूएसए पे कैसे होती हैं। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड अ डेवलप्ड कंट्री। तो अब हम देखेंगे कि कैसे इंडिया के लैंड पे जब क्रॉप्स ग्रो की जा रही है और यूएसए के लैंड पे जब क्रॉप ग्रो की जा रही है तो क्या डिफरेंसेस है, हम कंपेयर करते चलेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड, अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या फ़र्क आता है। तो हमने ये 2 एग्जाम्पल क्यों लिए हैं, क्योंकि इंडिया रिप्रेजेंट करेगा डेवलपिंग नेशन को और यूएसए रिप्रेजेंट करेगा डेवलप्ड नेशन को। ओके, इंडिया एक एग्जाम्पल है डेवलपिंग कंट्रीज का, वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज डेवलपिंग है उनका एग्जाम्पल में आता है इंडिया भी एक, और वर्ल्ड की जितनी डेवलप्ड कंट्री है उनके एग्जाम्पल में आता है यूएसए। तो अब हम दोनों की एक एक केस स्टडी कर लेंगे तो हमें जो चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, वो और भी क्लियर हो जाएंगी। अ फार्म इन इंडिया, अब हम चलते हैं
फार्म की तरफ, इंडिया के फार्म की तरफ। लेट्स स्टडी। There is a small village, Adilabad in Gazipur district of उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे एक स्मॉल विलेज है आदिलाबाद। मुन्ना लाल इज अ स्मॉल फार्मर। मुन्ना लाल यहाँ के एक छोटे से फार्मर हैं। इन दिस विलेज हु हैज फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टेयर, और इनके फार्म के लैंड का साइज है 1.5, ओके 1.5 हेक्टेयर। हिज हाउस इज इन द मेन विलेज, इनका जो घर है मेन विलेज में है। ही परचेजेस हाई यील्डिंग वराइटीज ऑफ सीड, और ये हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड यूज करते हैं, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, जिनकी मतलब ग्रो करने की चांसेस, जर्मिनेट होने की चांसेस पूरी होती हैं, ऑलमोस्ट 100% होती हैं सीड्स की। तो ये हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड परचेज करते हैं मार्केट से। एवरी अल्टरनेट ईयर परचेज करते हैं, ठीक है, एवरी ईयर नहीं। द लैंड इज फर्टाइल, इनका लैंड फर्टाइल है। एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स, और ये कितनी क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं? 2 क्रॉप्स इन अ ईयर, एक ईयर में 2 क्रॉप्स, विच आर नॉर्मली वीट और राइस, या तो और वो नॉर्मली होती हैं वीट या राइस की, और साथ में पल्सेस की। द फार्मर टेक एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड and elders as well as government agricultural officers regarding farming practices। तो जो मुन्ना लाल है अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए लोगों से एडवाइस भी लेते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने बड़े बुजुर्गों से, और गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स से भी, जो गवर्नमेंट की तरफ से एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स होते हैं ना, उनसे भी। ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट, तो फिर एडवाइस लेने के बाद इन्होंने एक ट्रैक्टर ले लिया, रेंट पर लेते हैं, फॉर प्लाउइंग हिज फील्ड, अपने फील्ड की प्लाउइंग करने के लिए। Though some of his friends still use traditional method of using bullocks for plowing, बट फिर भी इनके कुछ फ्रेंड ऐसे हैं ना कि जो अभी भी प्लाइंग करने के लिए बुलक्स ही यूज करते हैं। आप देखो ये ट्रेडिशनल मेथड है बुलक्स का, अब तो नॉर्मली ट्रैक्टर से होता है। देयर इज अ ट्यूबवेल इन द नियर बाय फील्ड, और इनके जो मुन्ना लाल है इनके फील्ड के पड़ोस वाले फील्ड में एक ट्यूबवेल भी है, विच ही टेक्स ऑन रेंट, जो क्या करते हैं उस ट्यूबवेल का वाटर ये रेंट पे लेकर अपनी फील्ड को इरिगेट कर लेते हैं। इनकी खुद की फील्ड में ट्यूबवेल नहीं है, तो पड़ोस वाले फील्ड में है, तो वहीं से ये क्या करते हैं, रेंट पर उसका पानी जो है यूटिलाइज कर लेते हैं, उसको पे कर देते हैं, और वहां से वो वाटर सप्लाई ले लेते हैं। तो ऐसे होती है इनके फार्म पे एग्रीकल्चर। नाउ सी मुन्ना लाल ऑल्सो हैज़ 2 बफेलोज एंड 2 हैंस, और मुन्ना लाल के पास में साथ में 2 बफेलोज भी हैं और कुछ हैंस भी हैं। ये सेल मिल्स, तो ये क्या करते हैं उनसे मिलने वाले मिल्क को ये सेल कर देते हैं कोऑपरेटिव स्टोर पर, मतलब कोऑपरेटिव स्टोर जो गांव वगैरह में मिल्क वगैरह कलेक्ट करती है, छोटे छोटे फार्मर से या छोटे छोटे मिल्कमैन से कलेक्ट करके सिटी में ले जाके उसको सेल आउट करती है। तो गांव में जो कोऑपरेटिव स्टोर है वहाँ पे ये अपना जो मिल्क है बफेलो से मिलने वाला उसको ले जाके सेल आउट कर देते हैं। लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन, इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन, जो ये कोऑपरेटिव स्टोर है नियर बाय टाउन में है, मतलब पड़ोस के शहर में है। ही इज अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये मुन्ना लाल जो है ना वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, मतलब उसने ज्वाइन भी कर रखा है, तभी तो वो अपना मिल्क वगैरह जो मिल रहा है उसको वो यहाँ पे सप्लाई कर देता है। तो कोऑपरेटिव स्टोर पे कोऑपरेटिव स्टोर की ड्यूटी होती है आसपास के टाउन वगैरह में मिल्क की सप्लाई करना। तो मुन्ना लाल जो है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है। विच ऑल्सो एडवाइस, तो ये सोसाइटी इसको एडवाइस करती है कि एडवाइजेज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल। और वो ना जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इसको एडवाइस करती है मुन्ना लाल को कि तुम अपने जो एनिमल्स हैं उनको क्या अच्छा चारा खिलाओ, क्या अच्छा फूड दो, फॉडर के बारे में अच्छा उनको गाइड करती है। तो उससे क्या होता है मुन्ना लाल को उनकी बफेलोज जो है अच्छा मिल्क प्रोवाइड करती हैं, और सेफ्टी मेजर भी बताते रहते हैं कि अपने जो लाइफ स्टॉक है, मतलब तुमने जो जानवर रखे हैं उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखो। सेफ्टी मेजर्स भी उनको बताते रहते हैं कि कैसे उनके हेल्थ का वो ध्यान रख सकते हैं। एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और उनके रिप्रोडक्शन करवाने के लिए उनके इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल तरीके भी उनको बताती है कि एनिमल्स में कैसे वो यूज कर सकते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज, और मुन्ना लाल के फैमिली मेंबर्स फार्म की एक्टिविटी में उसको हेल्प करते हैं। समटाइम्स ही टेक क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक, कभी कभी वो बैंक से लोन ले लेता है, उधार ले लेता है, और द एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, या तो बैंक से या तो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन भी ले लेता है, क्रेडिट भी ले लेता है। किस लिए?
HYV सीड्स बाय करने के लिए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को खरीदने के लिए वो ले लेता है। ओके तो ये हमने अभी हम स्टडी कर रहे हैं मुन्ना लाल के लैंड की कंडीशन। ही सेल्स इज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन। और उसके बाद क्रॉप्स के बाद में जब उसको प्रोड्यूस उसका मिल जाता है, फसल आ जाती है, तो वो उसको आसपास की जो सिटी की मंडी है वहां ले जाके सेल आउट कर देता है। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स do not have lack storage facilities, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them। तो स्टूडेंट मोस्टली गांव में क्या है ना, फार्मर की कंडीशन ऐसी है कि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। जो उनका अनाज होता है, ग्रेन्स होता है, तो उसको स्टोर करने की उनके पास जगह नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है ना, चूहे वगैरह खा जाते हैं, खराब हो जाता है, इतना उनके पास कोई रूम नहीं होता, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होता है, तो उनको जबरदस्ती ना, फोर्सफुली ना, बहुत ही कम रेट में मार्केट में ले जाके उनके अपने प्रोड्यूस को सेल कर देना पड़ता है। नॉट फेवरेबल मतलब जब उनको उनकी जो है ना क्रॉप्स का अच्छा रेट नहीं मिलता है, तो भी वो मजबूर हो जाते हैं बिल्कुल एकदम सस्ते रेट में, चीप रेट पे अपना प्रोड्यूस सेल आउट करने के लिए। क्योंकि अगर उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी होती तो अपने पास ही स्टोर रखते, और जब मार्केट में अच्छा दाम मिलता तब वो उसको सेल आउट करते। लेकिन क्या होता है, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी होती नहीं है, तो उनको जो भी रेट मिल रहा होता है ना, तो फार्मर सोचते हैं कि उनके पास रहेगा तो वो वैसे भी खराब हो जाएगा प्रोड्यूस, तो मार्केट में उनको जो भी रेट मिल रहा होता है उसी रेट पर वो उसको बेच देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, उनकी इनकम कभी बढ़ नहीं पाती है, उनको अच्छा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। In recent years, the government has taken some step to develop storage facility। तो ये कंडीशन देखते हुए ना, गवर्नमेंट ने सोचा, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप लेना शुरू कर दिया है कि गवर्नमेंट ही स्टोरेज फैसिलिटी ही बढ़ा दे, तो जिससे इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और इनको इनकी क्रॉप्स की अच्छी वैल्यू मिल जाए। तो हमने देखा इंडिया के लैंड फार्म की कंडीशन। अब हम देखते हैं फार्म इन द यूएसए। यूएसए के फार्म का एग्जांपल अब हम स्टडी करेंगे। द एवरेज साइज ऑफ फार्म इन द यूएसए। अगर हम यूएसए में बात करें कि वहाँ के लोगों का फार्म का एवरेज साइज है क्या, तो इज मच लार्जर देन एट ऑफ एन इंडियन फार्म। इंडियन फार्म से तो कहीं ज़्यादा बड़ा है। A typical farm size in the USA is about 250 hectares, 250 hectares। मुन्ना लाल का लैंड साइज क्या था, रिमेंबर, 1 पॉइंट समथिंग कुछ था, रिमेंबर, 1.5 हेक्टेयर्स ओनली, 1.5। और यहाँ पे एक एवरेज, एवरेज मतलब होता है मोस्टली लोगों के पास, आधे से ज्यादा लोगों के पास में 250 हेक्टेयर्स लैंड है। आप सोचो, साइज देखो, फार्म का साइज देखो। द फार्मर जनरली रिसाइड इन द फार्म। और फार्मर जो है ना इसी फार्म पर ही रहते हैं अपना घर बना के। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड शुगर बीट यहाँ पे ग्रो किया जाता है। जो हॉरेन अ फार्मर इन द मिडवेस्ट यूएसए। अब यूएसए के एक फार्मर जो हॉरेन का एग्जाम्पल हम स्टडी कर रहे हैं। इन लोअर स्टेट ओन्स अबाउट 300 हेक्टेयर्स। तो जो हॉरेन है वो मिडवेस्ट यूएसए में रहते हैं, युवा स्टेट में, और इनके पास है 300 हेक्टेयर का लैंड। इनके लैंड का साइज है देखो 300 हेक्टेयर। ही ग्रोस कॉर्न, और ये कॉर्न ग्रो करते हैं ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड ऑफ दिस क्रॉप। और कब वो ग्रो करते हैं, ग्रो करने से पहले, कॉर्न को ग्रो करने से पहले वो इस बात को मेक श्योर करते हैं, पहले वो इस बात को श्योरिटी देखते हैं, मेक श्योर करते हैं कि सॉयल, वाटर, रिसोर्सेज पूरी अच्छी तरीके से अवेलेबल हैं या नहीं क्रॉप को ग्रो करने के लिए। एडिक्वेट मेजर्स, जो जरूरी प्रिकॉशंस, मेजर, स्टेप लेने होते हैं वो लेते हैं। आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट, मतलब कोई पेस्ट वगैरह का अटैक नहीं हो जाए, कोई ऐसे उसमें जो कीड़े लग जाते हैं ना क्रॉप्स में, तो ये पहले ही एडिक्वेट मेजर लेकर रखते हैं, सेफ्टी मेजर, सेफ्टी स्टेप की क्रॉप को कीड़े ना लगे, सॉइल रेडी है या नहीं, और इस बात की भी पूरा टेक केयर करते हैं कि किसी तरीके से पेस्ट या कीड़े वगैरह लग के डैमेज ना कर दें क्रॉप को। From time to time he send the soil sample to a soil testing laboratory। और टाइम टू टाइम क्या करते हैं, ये अपने लैंड की जो है ना, अपने फार्म की जो मिट्टी है, सॉइल का सैंपल भेजते हैं टेस्ट करवाने के लिए लेबोरेटरी में, जहाँ पे चेक किया जाता है कि अभी इनकी सॉइल अच्छी प्रोडक्टिव फर्टाइल है या नहीं है। टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट, कि मतलब उनकी सॉइल में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं, कुछ कमी तो नहीं है। द रिजल्ट हेल्प जॉय हॉरेन टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम। और फिर जो लेबोरेटरी से रिपोर्ट आती है तो उसके बेस पे जो हॉरेन है ना, वो साइंटिफिक
फर्टिलाइजर प्रोग्राम फॉलो करते हैं। आप देखो, पहले तो सीड बोने से पहले, सीड सो करने से पहले ये अपने सॉइल की सैम्पलिंग करवाएंगे। सैम्पलिंग के बाद लेबोरेटरी से रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट के बाद उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स कम या ज़्यादा हैं उस हिसाब से फर्टिलाइजर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग वो अपनी सॉइल को सॉइल में मिक्स करके उसको पूरा रेशियो उसका सही करेंगे कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स क्रॉप के अकॉर्डिंग मिलें। हिज कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट। और तो और जॉय हॉरन का जो कंप्यूटर है ना वो लिंक है सैटेलाइट से, विच गिव्स हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। और सैटेलाइट से उनको उनके लैंड की पिक्चर आती रहती है ऊपर से व्यू से, तो उनको पता चलता रहता है कि कितने लैंड पर और कैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करना है। उससे उनको काफ़ी हेल्प मिलती है अपने फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करने में। उनके लैंड की ऊपर से पिक्चर उनको मिल जाती है क्योंकि इनका कंप्यूटर सैटेलाइट से अटैच्ड है और ये आराम से पिक्चर के अकॉर्डिंग हेल्पफुल हो जाता है इनको पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करने पे कि कहाँ करने की ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है, तो इनको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ही यूजेस ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल, सीड की ड्रिलिंग के लिए भी मशीन, लेवलर, लेवल करने के लिए भी मशीन, कंबाइन हार्वेस्टर भी एक मशीन होती है, थ्रेशर जो हार्वेस्टिंग के टाइम मशीन यूज़ होती है। इतनी सारी मशीन ये यूज़ करते हैं अपने एग्रीकल्चरल ऑपरेशन को पूरा करने के लिए। हमारे इंडिया के किसान जो थे, फार्मर क्या थे, उसने वो ट्रैक्टर लिया था एक, वो भी कितना अरेंज करके ट्रैक्टर लिया था, रेंट पर ट्यूबवेल लिया था। तो आप देखो कैसे अरेंज करके रेंट पे ले रहे थे वो मशीन। और यहाँ पे तो इनके पास में खुद की इतनी सारी मशीन्स हैं। आप ये देखो, मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग इन द यूएसए, मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग यूएसए में हो रही है, मशीनरी के थ्रू हार्वेस्टिंग हो रही है। ग्रेन्स आर स्टोर्ड, और ग्रेन्स कहाँ स्टोर की जाती हैं, ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज होता है, मतलब उनका ना वहीं पे ग्रेन लैंड पर ही, फार्म पर ही ग्रेन स्टोरेज होता है ऑटोमेटिकली। वो काफ़ी ना टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट होता है इनका ग्रेन स्टोरेज, जहाँ पे वो एकदम टेम्परेचर वगैरह सेट होता है और उसमें जो है कि पेस्ट वगैरह भी नहीं लगते हैं, एनिमल्स का भी खतरा नहीं रहता है कि किसी तरीके के चूहे वगैरह खाएं या माउस वगैरह उसको हार्म पहुंचाएं। तो ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज होता है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे मशीन्स वगैरह होती हैं, क्लीन होके वो स्टोर हो जाता है ग्रेन स्टोरेज। और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज, और ना डिस्पैच हो जाता है मार्केट एजेंसीज को। इनके पास में वैसी मशीनरी भी होती है, मतलब उसके थ्रू ना पैकेजिंग वगैरह ईजी होता है। द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन। तो अब आप देख रहे हो कि जो यूएसए का फार्मर है वो तो एक बिजनेसमैन की तरह काम कर रहा है। उसके पास कंप्यूटर भी है, सैटेलाइट से पिक्चर्स भी हैं, सॉइल को लेबोरेटरी में भी भेज रहा है, इतनी सारी मशीनरी भी है। तो अब आप कंपेयर करो, आप इंडिया का और यूएसए का फार्मिंग कंपेयर करो, एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर जो हमारे यहाँ ऐसे लैंडलेस लेबरर या लेबरर की तरह फार्मर जो होते हैं सिर्फ नीड के लिए वर्क कर पाते हैं, not like a businessman in India, no? So this was the basic difference between the farming of India and USA. So students, here we have completed our chapter. Thank you. Have a nice day.